नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जैविक प्रक्रियाओं के बारे में। और जैविक प्रक्रियाओं में हम लोगों ने कवर कर लिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और अगला हम लोग देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग कहेंगे पोषण के विभिन्न चरण। तो ये जो पोषण के जो विभिन्न चरण जो हम लोग देखने वाले हैं, ये हो जाएगा प्राणी संभोजी पोषण, जिसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो उनके स्टेजेस के बारे में देखने वाले हैं कि कितने स्टेजेस में ये कंप्लीट होता है। तो ये जो है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, पूरा जो प्रक्रिया है वो, है ना। तो इसके बारे में देखने वाले। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें कि ये कितने चरणों में पूर्ण होता है, तो ये 5 चरणों में पूर्ण होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा हो जाएगा बहिष्करण हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहला आ जाएगा अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण जैसे कि अपने को नाम से एकदम क्लियर हो रहा है या फिर स्पष्ट हो रहा है कि अंतर्ग्रहण कहने का मतलब ये हो जाएगा कि शरीर के अंदर किसी भी जो भोज्य पदार्थ होता है उसको लाना। ठीक है, तो इस विधि या फिर इस चरण के अंतर्गत या फिर ऐसा प्रोसेस, वह प्रोसेस जीवों में होने वाले वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी जो भोज्य पदार्थ होता है उसको शरीर के अंदर लाया जाता है। अब शरीर के अंदर लाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं अंगों के द्वारा जो भोजन हो जाएगा या फिर भोज्य पदार्थ हो जाएगा उसको शरीर के अंदर लाया जाएगा। जैसे हाथ आ जाएंगे, मुख आ जाएगा, उसके अलावा दांत, जिह्वा, उसके अलावा कूटपाद जो कि होता है अमीबा में स्यूडोपोडिया उसको कहते हैं, क्योंकि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है और उसमें कोई प्रॉपर अंग नहीं है पकड़ने के लिए भोज्य पदार्थों को, तो उसके लिए उसमें पाया जाता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, और एंडोसाइटोसिस जो क्रिया होता है उसके द्वारा ये जो अमीबा होता है वो अपने पाचन की क्रिया को कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके अलावा जो स्पर्शक कहते हैं वो सबके सब आ जाता है इस कैटेगरी में। तो ये हो जाएगा अपना अंतर्ग्रहण कहलाएगा। तो अंतर्ग्रहण वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर लाया जाता है। ठीक है, तो शरीर के अंदर लाने की जो प्रक्रिया हो जाएगी वो कहलाएगा अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट देखते हैं जिसको हम लोग कहेंगे पाचन या फिर डाइजेशन। तो जो भोज्य पदार्थ हम लोगों ने अपने शरीर के अंदर में लिया है, जिसको हम लोगों ने ग्रहण किया है, अब उसका उपयोग हम लोग उसी रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, जिस रूप में हम लोगों ने वो जो भोज्य पदार्थ है उसको अपने अंदर में लिया है, अब उसका हम लोग उसी रूप में उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वह काफ़ी जटिल होता है। ठीक है, तो जटिल होता है तब हम लोग उसका यूज़ जो है वो ठीक तरीके से कर नहीं सकते। तो इसके लिए इसको क्या किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, जटिल कार्बनिक पदार्थ, जिसको हम लोगों ने ग्रहण किया है वह कहलाता है जटिल कार्बनिक पदार्थ। और जटिल कार्बनिक पदार्थों को फिर तोड़ा जाता है या फिर विभाजित किया जाता है सरल कार्बनिक पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थों में। तो पाचन का एक तरीके से हम लोग परिभाषा भी बोल सकते हैं। पाचन ये हो जाता है कि जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में अपघटन की जो प्रक्रिया होती है। हालांकि ये जो अपघटन हो रहा है इसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ एंजाइम। बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन अपने को सिंपल तरीके से ये समझना है कि जटिल कार्बनिक जो पदार्थ जिसको हम लोग अपने शरीर के अंदर में लिए हैं अंतर्ग्रहण की क्रिया द्वारा, तो उसका उपयोग हम लोगों का जो शरीर है वो उसी रूप में नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोगों को उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ता है। और तो फिर इस जो प्रक्रिया हो जाती है, ये जो टोटल जो प्रोसेस कहलाता है हम लोग को कहलाता है पाचन। और पाचन के अंतर्गत जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में विभाजित किया जाता है या फिर तोड़ा जाता है, और इसमें अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, और यह जो क्रिया होती है वो होती है आहार नाल में कंप्लीट होता है। और इसको करने के लिए पाचक ग्रंथियां, बहुत सारी पाचक ग्रंथियां जो होती है वो काम में आती हैं, है ना। और फिर एंजाइम जो है वो अपना मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस हो जाएगा वो कहलाएगा पाचन कहलाएगा। अब थर्ड देखते हैं अवशोषण। ठीक है, तो क्या क्या देख लिए, तो अंतर्ग्रहण, तो जो भोजन हो गया वो तो हम लोग शरीर के अंदर में आ गया, उसके बाद फिर उसका पाचन भी हो गया, है ना। जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ था उसको हम लोगों ने सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में तोड़ दिया है। अब उसको देखते हैं अवशोषण। तो अवशोषण कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, अवशोषित करना। ठीक है, तो जो पचा हुआ जो भोजन है, पचित भोजन कह सकते हैं उसको, तो जो पचित भोजन है, पचा हुआ भोजन है जिसका डाइजेशन कंप्लीटली हो गया है हम लोगों के आहार नाल के द्वारा, तो उसको क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाएगा।
अवशोषित कहने का मतलब सोखा जाएगा, और अवशोषित करके उसको जो ब्लड होता है ना, ब्लड, उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं लसिका, लिम्फ वगैरह, है ना, इसमें क्या कर दिया जाता है, वो जो पचित भोजन है उसको डाल दिया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, है ना, जो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ हो जाएंगे उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया गया। अब वही जो सरल कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ है उसको क्या किया जाता है कि अपना जो ब्लड होता है उसमें मिलाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं अवशोषण। और ये वाला जो काम करता है वो हम लोगों का जो आहार नाल होता है उसका छोटी आंत वाले जगहों पर ये जो अवशोषण की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाता है। ठीक, हालांकि उसको हम लोग देखेंगे, है ना, जब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उसका अवशोषण किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं स्वांगीकरण, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। स्वांगीकरण कहने का मतलब क्या हो जाना कि ये जो भोज्य पदार्थ जो पचा हुआ है जिसको हम लोग सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ कह रहे हैं, तो इसका यूज किस लिए होगा, ये आगे जाकर के हम लोग शरीर में आकर के करेगा क्या, है ना। तो कोई भी जो भोज्य पदार्थ जिसका पाचन हुआ होता है वह आगे जा करके जीव द्रव्य का निर्माण करता है। जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये जो भोज्य पदार्थ जो पचा हुआ है वह आगे जा करके जीव द्रव्य का निर्माण करता है, और जीव द्रव्य के निर्माण के लिए प्रोटीन का आवश्यकता होता है, लिपिड का आवश्यकता हो, उसके अलावा फैट की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जीव द्रव्य जो हो जाता है वो जीवन का भौतिक आधार माना जाता है ना। तो जीव द्रव्य के निर्माण के लिए, नई नई सेल्स के निर्माण के लिए जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। और इसी वजह से ये जो भोज्य पदार्थ जिसको हम लोग जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में तोड़ दिए हैं, यह जाता है अपना ये जो ब्लड की जो सेल्स होती है, वाहिकाएं होती हैं, उसमें जाता है ना। फिर इससे नई नई प्रकार के सेल्स का निर्माण होता है जिसके कारण जो जीव है उसका ग्रोथ हो पाता है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ वाला जो अपना जो स्टेज है एसिमिलेशन या फिर जिसको हम लोग स्वांगीकरण कहेंगे, तो इसमें जीव द्रव्य का निर्माण तथा नई नई प्रकार के ऑर्गन्स का जो सेल्स हैं, है ना, सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका निर्माण किया जाता है, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किया जाता है। ठीक है, लास्ट देखते हैं बहिष्करण, जिसको हम लोग एक्सक्रिएशन या फिर इजेशन भी हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे इसका नाम है वहीं से स्पष्ट हो जाती हैं चीजें कि बहिष्करण मतलब क्या हो जाएगा कि जो हम लोगों के शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, या फिर पाचन की विधि में या फिर पोषण की विधि में जो पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है उनका शरीर से बाहर करने की जो प्रक्रिया है ना, उन भोज्य पदार्थों को, वेस्ट मटेरियलों को शरीर से बाहर करने की जो प्रक्रिया हो जाएगी वो हम लोगों का कहलाएगा बहिष्करण। ठीक है, जिसको एक्सक्रेशन हम लोग कहेंगे। और इसमें जो आहार नाल का बड़ी आंत होता है ये जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे पोषण के चरण, जिसको हम लोग कहेंगे स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मानव में पाचन, मनुष्य में पाचन को अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहीं तक, धन्यवाद।